अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू यूनिट 12 बैंकिंग। काफ़ी ऐसे बाद हम स्टार्ट कर रहे हैं, सो लेट्स क्विकली गेट टू इट। कोशिश करते हैं कि इंशाल्लाह विद इन 10 मिनट्स टू 15 मिनट्स इस पूरी के पूरी यूनिट को ख़त्म कर लें। तो कॉमर्स के अंदर जो आपका यूनिट 12 है बैंकिंग के हवाले से मीडियम साइज यूनिट है। इसमें से क्वेश्चन कितने आते हैं? 2 to 3 क्वेश्चन ईच ईयर आते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट MCQ स्पेसिफिकली रिगार्डिंग जो आपके पेपर 2 है उसमें अगेन इट वेरीज। उसका जो क्वेश्चन का जो फॉर्मेट होगा और जो क्वेश्चन कितनी मरतबा आते हैं वो सारी चीज़ें इंशाल्लाह एग्जाम से अप्रोक्सीमेटली एक हफ़्ते पहले इंशाल्लाह आई विल बी मेकिंग अ वीडियो ऑन इट, जिसमें सारे यूनिट्स के कितनी मरतबा आ रहे। तो जैसे आई वोंट से इट इज़ अ गेस्ट पेपर, बट आई विल से कि भाई इट विल हेल्प यू फोकस अपॉन दोज यूनिट्स जो कि आपके लिए नेसेसरी हैं। खैर लेट्स स्टार्ट। तो यूनिट 12 के अंदर आपके पास सबसे पहले यू हैव दो आपके पास अकाउंट्स होते हैं। एक होता है डिपॉजिट अकाउंट, एक होता है आपके पास करंट अकाउंट। तो जो आपके पास डिपॉजिट अकाउंट होता है उसके अंदर बेसिकली यू हैव, इसको हम कहते हैं सेविंग्स अकाउंट भी हम कहते हैं। इसके अंदर आपके पास ना होता है इस तरह से है कि आपके पास कुछ पैसे होते हैं, आप उसको रखवा देते हैं, ठीक है। तो आपने उसको जब डिपॉजिट कर दिया तो अब वो पैसे अब आपके बैंक जो है वो यूज़ करता है। दैट इज़ हाउ बैंक वर्क, ठीक है। तो बैंक आपके पैसे जो है वो यूज़ करते हैं, दे आर नॉट एग्जैक्टली सेफ। बैंक उसको यूज़ कर रहा होता है, जो उससे प्रॉफिट हो रहा होता है वो बेसिकली बैंक को जा रहा होता है और उसमें से कुछ हिस्सा आपको जा रहा होता है। तो बहुत एक माइनर होता है। तो अगर आप कभी अपनी बैंक स्टेटमेंट खोल के देखें तो उसमें कहीं लिखा होगा प्रॉफिट के नाम से लिखा होगा, या फिर कभी हाँ प्रॉफिट के नाम से लिखा होता है 6 रुपये आपको मिलेंगे, 10 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 14 रुपये आपको मिलेंगे। यानी बहुत एक माइनर चेंजेस होती हैं इसके अंदर, ठीक है। यानी हाँ, मगर बैंक को अच्छा खासा पैसा मिल रहा होता है। इसमें फिर ये जो आपको पैसे होते हैं वो फिर आप एक ना मुद्दत के बाद निकाल सकते हैं। तो इट कैन बी मे बी 10 years, इट कैन बी मोर देन 10 years। और उस मुद्दत के बाद ही अगर आप निकालें तो फिर सही है। अगर उस मुद्दत के अंदर आप निकालेंगे तो फिर आपको कोई प्रॉफिट वाला कुछ नहीं मिलेगा। यानी डिपॉजिट अकाउंट में बेसिकली ये होता है कि आप अपने पैसा अंदर रखवा देते हैं, ठीक है, और रखवाने के बाद यू बेसिकली एक्सपेक्ट कि भी आपका पैसा बढ़ेगा। तो इसलिए बढ़ने के लिए वो चाहते हैं कि भी आपके जो पैसे की अमाउंट है उसमें से आप कुछ ट्रांजैक्ट ना करें, उसमें से आप कुछ निकालें नहीं। तो इसलिए एक फिक्स्ड ईयर्स की लिमिट तक आप उसमें से कुछ पैसा निकाल नहीं सकते। सो इट्स लाइक अ सेविंग्स अकाउंट, ठीक है। देन यू हैव करंट अकाउंट। करंट अकाउंट जो कि आपका नॉर्मल अकाउंट होता है, जिसको हम चेक अकाउंट भी हम कहते हैं। उसमें से आप जब भी चाहें, जितना भी चाहें, आपका जो भी आपकी बैलेंस है उसमें से आप जितना भी निकाल सकते हैं, आप निकालें, ATM के पास जाएँ। उसकी एक लिमिट होती है, आप इतना रख सकते हैं करंट अकाउंट के अंदर और कितना आप उसमें से निकाल सकते हैं। ATM की भी लिमिट होती है। सो ऑल दिस थिंग्स मैटर, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, डिपॉजिट अकाउंट के अंदर बेसिकली यू वांट योर कैश टू ग्रो, while in your current account it is like a normal बैंक जिसके अंदर आप बेसिकली अपना पैसा जो है वो रख देते हैं और फिर वहाँ से whenever you want to take it out you take it out। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास आता है सर्विसेज और फिर डॉक्यूमेंट्स। इसमें आपके पास ना बैंक के अंदर बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स होती हैं। आप कभी बैंक में जाए तो आपको नजर आएगा एक पिलर होता है, उसके साथ उन्होंने काफ़ी सारी डॉक्यूमेंट रखी होती हैं और उसकी क्या यूजेस होते हैं वो कभी मौका मिला तो इंशाल्लाह बात करेंगे उसके ऊपर भी। मगर अभी आपके कॉमर्स के अंदर यू हैव ओनली एंड ओनली 6 to 5 डॉक्यूमेंट्स। तो एक होती है आपके पास ये पेइंग इन स्लिप, ठीक है। ये तो बहुत ही कॉमन है, इसको हम चेक भी कहते हैं। इसमें में बेसिकली ये होता है कि आपके पास ना एक थोड़ा सा एक स्लिप होती है, एक स्लिप होती है। उसके अंदर बेसिकली आप सारे अमाउंट लिखते हैं, किस बंदे को आप पैसा भेज रहे हैं, उसका जो भी ID है, उसकी जो अकाउंट नंबर है, वो और ये सारी चीज़ें लिखते हैं और फिर आप लिख के उसको भेज देते हैं। फिर अब आगे बैंक का काम होता है, वो फिर आगे उस पैसे को ट्रांसफ़र करता है और वो सारा उसके खाते में आता है। दूसरा तरीका आपके पास ये होता है, अच्छा ऑनलाइन ऐप्स के थ्रू भी होता है, ठीक है। एनीवेज देन यू हैव दिस बैंक स्टेटमेंट्स। बैंक स्टेटमेंट बेसिकली ये होती है आपके पास जब आपका मोबाइल बैंकिंग ऐप अगर आप खोल रहे हैं तो उसमें छोटा सा लिखा होता है बैंक स्टेट या फिर स्टेटमेंट्स के नाम से एक बटन होता है, उसको अगर क्लिक करें ना तो आपके सामने कुछ इस तरह की कुछ ना स्टेटमेंट आ जाती हैं। तो ये होती क्या है? ये बेसिकली एक आप समझें कि आप एक्सेल शीट के ऊपर या एक लिस्ट होता है, उस पर सारा लिखा होता है कि आपने आपके बैंक बैलेंस में से कितना पैसा कब निकला, किस चीज़ के लिए निकला और उसमें से कितना आया और कब आया और क्या पर्पस है उसके आने का, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल आपने अपने बिजली के बिल पे किए तो वो बिल की कैटेगरी के अंदर आपकी इतनी अमाउंट डिडक्टेड नज़र आएगी उसमें से। तो बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं जब भी हमने देखना होता है कि भी हमारे बैंक में से पैसे एवं तो नहीं निकल रहे, यानी बिला वजह तो नहीं निकल रहे, कोई स्कैम तो नहीं हो रहा,
कोई और मेरे बैंक अकाउंट को यूज़ तो नहीं कर रहा, तो ये सारी चीज़ें इस पर मैटर करती हैं। देन वी हैव नाइट सेफ, पाकिस्तान में बहुत कम है, नॉर्मली बाहर के कंट्रीज में होता है बैंक की वॉल के बाहर, यानी बैंक के अंदर की मैं बात नहीं कर रहा, ये बैंक से बाहर होता है। तो जैसे कि एटीएम होता है ना, उस तरह से होता है। तो इट इज़ लाइक ए सेफ जो कि आपकी कहीं पे लगा होता है, अक्सर औकात बैंक की वॉल्स के ऊपर होता है, अक्सर औकात रेलवे स्टेशन के ऊपर, इस तरह की जगहों के ऊपर होता है। तो अब ये बहुत कम हो गया, तो वहाँ पे आप अपनी जाके इंपॉर्टेंट चीज़ें अपने रखवा देते हैं। इससे होता क्या है कि ये बेसिकली कॉन्सेप्ट काफ़ी पुराना है, ओल्ड है। ये कॉन्सेप्ट बेसिकली स्टार्ट हुआ था इस तरह से कि जो पहले ज़माने में लोग जो ट्रैवल करते थे ना फ्रॉम वन टाउन टू अनदर टाउन, तो उनको उनका रूट जो था वो डिफाइंड रूट होता था, यानी एक ही हाईवे, एक ही जगह होती थी। तो उस हाईवे के ऊपर ना फिर बहुत सारे रॉबर्स हुआ करते थे, और फिर ये होता था कि लोगों के माल और फिर उनका पैसा चोरी हो जाता था। तो इसलिए फिर ये नाइट सेफ वाला कॉन्सेप्ट बना कि आपका वहाँ पे ना डिफरेंट, यानी एक ही बैंक होता था या एक ही बड़ा इंस्टीट्यूट होता था, उसके डिफरेंट नाइट सेफ्स होते थे, तो उसमें आप चीज़ें रखवा सकते थे। सो इस तरह से होता था कि आप जब भी ट्रैवल कर रहे हैं ना, तो आपको पता है मेरे पास इतना कैश यहाँ पे ना पड़ा हुआ है, जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं थोड़ा सा आगे जाऊँगा, नाइट सेफ के पास जाऊँगा, मैं उसको अपना पासवर्ड दूंगा, ताला खोलूँगा और मैं वहाँ से चीज़ निकाल लूँगा, ठीक है। और उसका हाँ डेफिनेटली उसका एक रेंट होता है, उसका एक कॉस्ट होती है, पर यानी महीने की होती है, ईयरली की होती है, या फिर जो भी है। तो वो जो ये नाइट सेफ्स होते हैं ये फिर प्रोटेक्टेड होते हैं, और फिर इनके सिक्योरिटी गार्ड्स और इनकी सिक्योरिटी सारी उस बैंक की जिम्मेदारी होती है। तो पहले ज़माने में ये काम चलता था, अब ये नहीं है। खैर आगे चलते हैं। देन यू हैव एटीएम सर्विसेज, बहुत सिंपल है, इसको एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है। इंटरनेट बैंकिंग अगेन बहुत सिंपल है, एंड टेलीफोन बैंकिंग। टेलीफोन बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग के अंदर फ़र्क ये होता है, इंटरनेट बैंकिंग जो है वो बेसिकली आपका ऐप के ज़रिए होता है। टेलीफोन बैंकिंग बेसिकली आपका फ़ोन के ज़रिए जब आप बैंक को कॉन्टैक्ट करते हैं, उनसे कहते हैं कि मैंने ये वाली चीज़ निकाली है, ये करना है, ये करना है। ये काफ़ी कम हो चुकी है क्योंकि इंटरनेट बैंकिंग ज़्यादा प्रिवेल कर रही है, तो इसलिए टेलीफोन बैंकिंग जो है वो स्टिल एग्जिस्ट करती है, मगर वो इतनी कॉमनली यूज़ होती नहीं है, और वो काफ़ी रिस्ट्रिक्ट हो गया। अब आप बहुत सारे जो मेजर ऑपरेशन हैं, फॉर एग्जांपल आपने किसी को पैसा भेजना है या फिर आपने कुछ और ऐसा कोई काम करना, तो अब आपको अपनी मोबाइल ऐप खोलनी पड़ेगी या फिर आपको बैंक के पास जाना पड़ेगा। ठीक हो गया। सो दैट वाज योर सम डॉक्यूमेंट्स एंड सम सर्विसेज ऑफर्ड बाय योर बैंक। आगे चलते हैं। फिर आपके पास आता है एक मिनट। देन यू हैव मेथड्स ऑफ पेमेंट फॉर होम। फॉर होम का मतलब कि आपके नेशनल पेमेंट्स की मैं बात कर रहा हूँ, किसी भी नेशन के अंदर, किसी भी कंट्री के अंदर जो आप एक होता है इंटरनेशनल, यानी दुनिया भर की पेमेंट के लिए, एक होता है इंटरनेशनल। ठीक है। सो विद इन अ कंट्री, विद इन अ नेशन आपने अगर कोई पेमेंट करनी तो उसके क्या तरीके होते हैं जो कि आपको बैंक ऑफर करता है। सो सबसे पहले आपके पास कैश होता है। कैश सबसे ज़्यादा ईजी है। इससे मसला ये आता है कि जो अमाउंट होती है ना, उसकी क्वांटिटी आपको लिमिट करनी पड़ती है, आप कितना कैश उठा सकते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। देन यू हैव चेक्स। चेक्स अगेन एक्सप्लेन कर दिया था मैंने। इट इज़ अ बिट स्लो क्योंकि इसमें 1-2 दिन लग जाते हैं प्रोसेस होने में और फिर पैसे अपना पहुंचने में, मगर इट इज़ क्वाइट सेफ। देन यू हैव क्रेडिट ट्रांसफर्स। क्रेडिट ट्रांसफर्स अगेन ये इस तरह से होता है कि आप बेसिकली उधार आप समझ लें, ठीक है, उसको उधार आप ट्रांसफर कर रहे हैं दूसरे को। बाकायदा इसकी कंपनीज होती हैं जो कि आपके जितने भी उदाहरण, आपके जितने भी कर्ज हैं, वो सारे के सारे अपनी जिम्मेदारी, यानी अपनी जिम्मेदारी के ऊपर ले लेते हैं, और आपको फिर उनको मंथली 2-3 सालों तक आपको उनको फिर एक फिक्स अमाउंट होती है, वो आपको पे करनी होती है। तो वो कहते हैं कि ठीक है, हम आपके सारे कर्जे आज के ही दिन पे कर देंगे ताकि आपकी जान छूट जाए। क्योंकि लोग होते हैं ना, वो लाइक फॉर एग्जाम्पल लेट्स से 1 साल गुजर गया, आपसे आपकी कर्जे पूरे नहीं हो पाए, और आपसे जो आपने लोन लिए थे वो आपने नहीं दे पाए अभी तक, तो फिर क्या होता है कि वो बेसिकली आपसे कहते हैं कि ठीक है, आगे आपसे नहीं हो रहा, तो ख़तरा ये होगा कि जिससे आपने कर्जा लिया हुआ वो अब आपकी आके गर्दन पकड़ लेगा और वो आपके ऊपर केस कर देगा, आपको जेल भेज सकता है। सो इट इज़ बेटर कि हम आपके कर्जे आज सारे पे कर दें, मगर अब 2 से 3 साल या फिर जो भी उन्होंने एक मुद्दत रखी है, उस सारे टाइम पीरियड के अंदर यू विल हैव टू पे अस अ स्मॉल अमाउंट, जो भी उनकी फिक्स अमाउंट होती है। एनीवेज देन यू हैव स्टैंडिंग ऑर्डर। स्टैंडिंग ऑर्डर बहुत ही सिंपल सा है बेसिकली। इसको हम आखिर में जाके कवर अप करते हैं, पहले बाकी सारे कवर अप कर लें। देन यू हैव दिस डायरेक्ट डेबिट। अच्छा, डायरेक्ट डेबिट ना इस तरह से होता है, आपके पास किसी भी पैसों की जो ट्रांसफ़र होती है ना, उसको हम डेबिट ही कहते हैं, मगर डायरेक्ट डेबिट के अंदर आपने इतना सा फर्क आपने याद रखना कि इट इज़ ऑलवेज ट्रांजैक्शनल।
ठीक है। तो आपने कोई चीज़ ली तो आपने उसने आपको डेबिट में पे किया, यानी उसने आपको फौरन अपने बैंक में से या कैश, कैश सिर्फ कैश होता है, डेबिट में कैश भी आता है और आपके बैंक के जो पैसे हैं वो भी आपके आते हैं। ठीक है, तो अगर आपने ऑनलाइन बैंक के थ्रू ट्रांसफर किया तो आपका डेबिट ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक हो गया। एनीवेज आगे बढ़ते हैं। देन यू हैव हाँ, फिर आपके पास आ जाता है डेबिट कार्ड्स, सेम स्टफ, कार्ड के थ्रू आप पे कर सकते हैं, स्वाइप करके आप ना पे कर सकते हैं। क्रेडिट कार्ड्स अगेन द सेम स्टफ, बैंक की तरफ से आपको क्रेडिट कार्ड्स इशू होते हैं। और यूनिट 3 जो है हमारा क्रेडिट कार्ड्स के ऊपर, उसको आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी उसकी तफसील मिल जाएगी इंशाल्लाह ताला। एनीवेज वापस आते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर्स के ऊपर। स्टैंडिंग ऑर्डर्स जो होते हैं वो बेसिकली एक तरह से ना रिटन प्रोटोकॉल्स होते हैं, या फिर एक तरह से रिटन डॉक्यूमेंट्स होती हैं जो कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको ना अक्सर औकात बैंक या फिर अक्सर औकात ना हेल्थ केयर या जो इंश्योरेंस वाले होते हैं वो आपको ऑफर करते हैं। और उसमें क्या होता है कि अब उस स्टैंडिंग ऑर्डर के अंदर ना आप अपने फैमिली मेम्बर्स को ऐड कर सकते हैं, एंड दिस विल हेल्प देम कि फॉर एग्जांपल अगर हम हॉस्पिटल की बात करें तो हॉस्पिटल के अंदर जितनी भी उनकी प्रोसीजर्स होंगे, सर्जरी होंगी, जो भी उनकी चेकअप हो गया, तो वो सारा उस स्टैंडिंग कार्ड में से निकाला जाएगा। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टैंडिंग ऑर्डर। सो इट इज़ बेसिकली बैंकिंग इंस्ट्रक्शन, बैंक की तरफ से एक इशूड एक स्टेटमेंट होती है, जिसको फिर डिफरेंट हेल्थ केयर या इंश्योरेंस वाले फिर उसको कार्ड की फॉर्म में फिर आपको प्रेजेंट करते हैं। इंश्योरेंस कार्ड होता है इस तरह से ना। तो जैसे फ़ायदा ये होता है कि आप अपनी मेडिकल चीज़ें करवा सकते हैं अपने पूरे फैमिली मेम्बर्स के लिए, और बैंक के अंदर आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सारी फॉरन, यानी आपकी बैंक में से पैसे नहीं कटेंगे, बल्कि एक आपने अमाउंट सेट की हुई है जो कि आपकी इंश्योरेंस कंपनी ने आपको प्रोवाइड की या फिर आपकी हेल्थ केयर प्रोवाइडर ने आपको प्रोवाइड की है। अक्सर औक़ात जो लोग जॉब करते हैं तो उनको ये चीज़ मिलती है, यानी उनकी ऑफिस के थ्रू आपके थ्रू उनको एक स्पेसिफिक अमाउंट मिलती है, 50,000 फॉर ईच फैमिली मेम्बर मे बी, या 1 लाख फॉर द एंटायर फैमिली। तो 1 लाख की जितनी भी आप मेडिकल ट्रीटमेंट करवा सकते हैं वो आपकी यानी उनके ज़िम्मे होगी। हाँ, उससे ऊपर जो होंगी वो फिर आपने खुद करवानी होगी। ठीक है, ये था बहुत ही क्लियर सा। आगे चलते हैं। मेथड्स ऑफ पेमेंट फॉर इंटरनेशनल ट्रेड। नेशनल की तो हमने बात कर ली। इंटरनेशनल ट्रेड में आपके पास 3 तरीके होते हैं जो कि आपके सिलेबस के अंदर हैं। यू हैव दिस इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर। अगेन इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफर होता है, इसकी एग्जांपल है हमारे पास वेस्टर्न यूनियन की। तो वेस्टर्न यूनियन बेसिकली करता क्या है कि बेसिकली आप उसके पास जाके एक अमाउंट लिखवा देते हैं, ठीक है, और आप उसको पैसे दे देते हैं, तो वो इलेक्ट्रॉनिकली पैसों को सेंड कर देता है अपने दूसरे ब्रांच में जो कि किसी और कंट्री में है। तो वो ब्रांच जो है वो वहाँ से फिर उतने पैसे निकाल के आपके जो भी रिसीवर है उसको देती है। हाँ, उनकी भी अपनी एक फीस होती है, मे बी 10% होती है या 15% होती है, डिपेंड करती है। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स जो होता है आपके पास ना वो बेसिकली कुछ इस तरह से होते हैं कि देयर अगेन दे आर क्रेडिट्स, मगर उसमें ना आपके पास फ़र्क ये होता है कि काफ़ी इसकी जो डॉक्यूमेंटेशन है, जो उसकी आप समझ लें कि लीगल जो उसकी पोजीशन है वो काफ़ी हाई होती है, यानी बहुत ऑथेंटिक होते हैं थोड़ा सा डॉक्यूमेंट, और वो बाकायदा आप डॉक्यूमेंट भेजते हैं किसी और को। इट्स लाइक अ बैंक स्टेटमेंट, इट इज़ लाइक अ चेक, मगर थोड़ी सी ज़्यादा ऑफिशियल होती है, थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी होती है, उस पर रूल्स एंड रेगुलेशंस होती हैं उसकी। तो आप उसको कह सकते हैं कि दे आर लाइक लेटर्स ऑफ क्रेडिट। ठीक है, तो आप किसी अपने रिश्तेदार के हाथ या पोस्ट के थ्रू आप मेल कर देंगे वो लेटर्स ऑफ क्रेडिट, तो अगला बंदा यूके में बैठा है, यूएस में बैठा है, तो वो उसको वसूल करके वो बैंक के पास जाएगा, वो कहेगा देखें ये एक एप्लीकेशन आई है या फिर ये एक लेटर आया फ्रॉम माय खाला या माय मामू, और इतने पैसे मैं निकलवाना चाहता हूँ, तो वो फिर निकाल के आपको दे देंगे। एनीवेज पैसों की इसमें भी ट्रांजैक्शन होती है, मगर इट्स अ बिट मोर फॉर्मल वन। बैंक अक्सर कोशिश ये करते हैं कि बैंक टू बैंक जो ट्रांजैक्शन है ना वो कम हो। वो नहीं चाहते कि आप मीज़ान बैंक से पैसा निकाल के किसी और यूके के किसी बैंक के अंदर पैसा डाल रहे हैं, दे डोंट वांट दिस। हाँ, वो ये चाहते हैं कि बाहर से पैसा हमारे पास है, तो उसको रोकने के लिए फिर वो क्या करते हैं कि यानी रोकूंगे तो नहीं, मैं रोकूंगा अगर टैक्सेस लगाते हैं ताकि लोग कोशिश करें कि अपने ही बैंक से चीज़ें निकालें। तो अगर आप अपने एटीएम से पैसा निकालेंगे तो उस पर 0 ट्रांजेक्शन फ़ी होती है, किसी और के एटीएम से तो आप लाइक पैसा निकालें तो 35 रुपीज़ या फिर 30 रुपीज़ पर 1000 या पर ट्रांजेक्शन करता है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। एनीवे, सो डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स जो होते हैं दे आर लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ठीक है, और बैंक की तरफ से दूसरे बैंक के लिए होते हैं, ऑफिशियल होते हैं, एंड लाइक दिस। आप नॉर्मली किसी दूसरे बैंक को आप ट्रांजेक्शन नहीं कर सकते इस तरह से। इंटरनेशनल ट्रेड यानी अगर आप अल्फला बैंक से या फिर मीज़ान बैंक से आप किसी दूसरे रॉयल स्विस बैंक के अंदर आप भेजना चाहते हैं पैसे, दैट वॉन्ट बी पॉसिबल। आपको बाकायदा कॉल करनी पड़ेगी, एक पूरा लेटर ऑफ क्रेडिट आपको भरना पड़ेगा, क्या रीज़न है,
और अब तो बल्कि सख्ती इतनी हो गई है कि अनलेस आपकी यानी जिसको भी आप भेज रहे हैं अनलेस वो आपका कोई ब्लड रिलेटिव है यानी उसका कोई खूनी रिश्ता आपके साथ है उस वक्त तक आप उसको भेज सकते हैं, वरना अदरवाइज टू योर फ्रेंड्स एंड यानी फैमिली के अलावा आप किसी और को नहीं भेज सकते। फैमिली में भी जो आपकी क्लोज फैमिली है उसको आप भेज सकते हैं। एनीवेज बैंक ड्राफ्ट अगेन द सेम स्टेप, आप ड्राफ्ट निकालते हैं। बेसिकली बैंक ड्राफ्ट जो होते हैं वो चेक ही होते हैं, ठीक है। बस एक ड्राफ्ट होता है, चेक ही होते हैं बल्कि वो आप अपने पास रख लेते हैं। जिस तारीख को जब भी जाएं आप उस बंदे के हवाले करते हैं, वो बंदा फिर जाके अपने बैंक से उसको ट्रांजेक्ट करवा लेगा। काफ़ी सेम है डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स और फिर बैंक ड्राफ्ट्स। डॉक्यूमेंट्री क्रेडिट्स वैसे इतने पेपर मैंने देखे नहीं है, 7-8 साल के पेपर्स के अंदर मैंने नहीं देखे कि वो आए हैं। एनीवेज आखिरी जो मेरा है पार्ट यहाँ पे वो है विच मेथड टू चूज। अगेन इट ऑल डिपेंड्स अपॉन 5 फैक्टर्स। पहला फैक्टर ये कि आपकी प्रूफ ऑफ पेमेंट क्या है। अगर आपकी प्रूफ ऑफ पेमेंट आसान है, यानी ऑनलाइन बैंकिंग में क्या होता है स्क्रीनशॉट आप भेज दें अगले बंदे को, अगले बंदा मान जाएगा, राइट। तो इफ़ यू वांट टू हैव अगर आपका जैसे कि भाई को भेजना चाह रहे हैं तो भाई तो आपको ट्रस्ट करेगा, राइट। तो आप उसको स्क्रीनशॉट भेज सकते हैं। बट अगर आप किसी क्लाइंट को भेजना चाह रहे हैं तो फिर अगर कोई इंटरनेशनल कोई बड़ा क्लाइंट है देन यू मस्ट हैव सम डॉक्यूमेंट्स, सम लेटर्स ऑफ क्रेडिट, ताकि उनको इस चीज़ का प्रूफ मिले कि हाँ आपने इतने पैसे ट्रांसफ़र कर दिए। तो प्रूफ ऑफ पेमेंट मैटर करती है, कितनी ऑथेंटिसिटी आपको रिक्वायर्ड है। कन्वीनियंस अगेन मोबाइल बैंकिंग बहुत ज़्यादा आसान है, बैंक के पास जाके करना वो उससे कम आसान है। ड्राफ्ट निकालना और फिर लेटर्स ऑफ क्रेडिट भेजना वो ज़्यादा मुश्किल है, उसमें ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड होती है। तो अगेन कन्वीनियंस मैटर। सिक्योरिटी मैटर करती है, कितना सिक्योर आप चाहते हैं। बैंकिंग मोबाइल बैंकिंग ऐप्स जो है उसमें कई बार ग्लिचेस आ सकते हैं जिसकी वजह से पैसा आपका फंस सकता है बीच में। एटीएम में भी इस तरह से कई बार कार्ड वो रिजेक्ट कर देता है या फिर कई बार कार्ड एक्सेप्ट कर लेता है, फिर वो आपको कार्ड वापस देता नहीं है। तो ये सारे मसाइल होते हैं। और कैश के थ्रू अगर आप किसी को पे करें तो अगेन कैश में मसला ये होता है कि अगर आप 5-6 लाख रुपए अगर आप कैश में निकाल के लेकर जा रहे हैं सो दे कैन गेट स्टोलन। देन यू हैव कॉस्ट अगेन, फीस होती हैं, टैक्सेस होते हैं, एटीएम के ऊपर अलग टैक्स होता है, बैंक टू बैंक भेजने के ऊपर अलग टैक्स होता है। कैश के थ्रू पे करना में कोई इतनी कॉस्ट नहीं होती। हाँ आपकी ट्रैवलिंग कॉस्ट होगी क्योंकि आपने फिजिकली अगले बंदे को पे आउट करना होगा। स्पीड भी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, हाउ फास्ट यू वांट। मोबाइल बैंकिंग सबसे फास्ट है, उससे लेस फास्ट है आपके पास कैश है, उससे लेस फास्ट है आपके पास बैंक के थ्रू एक चेक जमा करवाना। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर आपके ये सारे के सारी मेथड्स मैटर करते हैं। एनीवेज यहाँ तक हमारा था पूरा का पूरा यूनिट 12 बहुत बेसिक सा था, बहुत सारी चीज़ें इसमें हमने ऑलरेडी पढ़ी हुई हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह 17 मिनट के अंदर हमने कवर अप कर लिया। सो आई विल एंड अप दिस वीडियो हियर। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो विल बी अबाउट अवर यूनिट 13 एंड फिर हमारी आएगी पास्ट पेपर्स की वीडियोस। सो आई एम वेटिंग फॉर देम एज वेल क्योंकि वो बहुत इंटरेस्टिंग होगी इंशाल्लाह, उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ख़ास तौर पे आपके जो आपके लिए वो होंगे टॉपिकल्स होंगे तो उससे आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा इंशाल्लाह ताला। सो टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।